एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 8 है और उसके बाद आपका टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसकी डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हो। इसको टोटल ये 3 नाम है। अगर वो 3 नाम पूछे तो आपने डेफिनेशन सेम करनी है। एक है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक और नाम है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, एक नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और तीसरा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 3 ही नाम है। तो तारीफ आपने क्या करनी है? आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इज कॉल्ड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 3 नाम है इसके। तारीफ वही है कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को मसनूई तरीके से तैयार करना, तब्दील करना, निकालना, दाखिल करना और मरम्मत करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। ये डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी थी जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था इस चैप्टर का, तभी ये डेफिनेशन बेटा मैंने आपको बताई थी। सो क्लियर कर ले। द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिंथेसिस कहते हैं मसनूई तरीके से तैयार करना, मॉडिफिकेशन कहते हैं तब्दील करना, रिमूवल कहते हैं निकालना, एडिशन कहते हैं दाखिल करना एंड रिपेयर और मरम्मत करना। किसकी? जेनेटिक मटेरियल की। और जेनेटिक मटेरियल विरासती मादा डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या आपने कहना है? डीएनए। सो जेनेटिक मटेरियल विरासती मादे यानी कि डीएनए को मसनूई तरीके से तैयार करना, तब्दील करना, निकालना, दाखिल करना और मरम्मत करना क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। आगे चलें। जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप्ड इन द मिड 1970s when it became possible to cut DNA and to transfer particular piece of DNA from one type of organism into another type of organism. जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप्ड। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आप पढ़ रहे हो ये कब डेवलप हुई थी, कब ये इस्तेमाल में लाई गई थी? इन द मिड 1970s, 1970 की दहाई के वस्त में। 1970 की दहाई के वस्त में जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप हुई। व्हेन इट बिकेम पॉसिबल, जब ये मुमकिन हुआ था, टू कट डीएनए, कि आप डीएनए को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ये डीएनए, उस डीएनए को हम क्या कर सकते हैं? 2 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? 2 धागे होते हैं डीएनए। हम उसको कट कर सकते हैं। ये कट कर लिया आपने और उसके बाद कट करने के बाद उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जानदार से दूसरे जानदार में। ये एक जानदार था, उधर से आपने निकाल के दूसरे जानदार में डाल दिया। सो 1970 की दहाई के वस्त में जब ये मुमकिन हुआ था कि डीएनए को एक जानदार से काटा जा सकता है, अलग किया जा सकता है और दूसरे जानदार में इसको लगाया जा सकता है। एज ए रिजल्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म कुड बी चेंज्ड। जिसके अंदर लगा रहे ना, जिसके अंदर लगा रहे उसको कहते हैं होस्ट जानदार, होस्ट ऑर्गेनिज्म, और जो देता है उसको कहते हैं डोनर। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि 1970 की दहाई के वस्त में जब ये मुमकिन हुआ था कि एक जानदार से डीएनए को अलग किया जा सकता है और दूसरे जानदार में इसको लगाया जा सकता है, जिसके नतीजे में जो मेज़बान जानदार होता है उसकी खसूसियात तब्दील हो जाती हैं, उसकी खसूसियात तब्दील हो जाती हैं। याद रखना, जिस जानदार का डीएनए आप काट रहे हो ना उसको कहते हैं डोनर जानदार, और जिस जानदार के अंदर आप लगा रहे हो उसको कहते हैं मेज़बान जानदार। तो ये बेटा आपने क्लियर किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप्ड in the mid 1970s when it became possible to cut the DNA and to transfer particular pieces of DNA from one type of organism into another type of organism। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग
1970 की दहाई के वस्त में डेवलप हुई, जब ये मुमकिन हो गया था कि आप डीएनए को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। ये पूरा डीएनए था, आपने उसके छोटे टुकड़े को क्या किया, अलग किया, और उसके बाद आपने उस खास टुकड़े को एक किस्म के जानदार से दूसरे किस्म के जानदार में क्या कर दिया, मुंतकिल कर दिया। एज ए रिजल्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म कुड बी चेंज्ड। जब आपने वो टुकड़ा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लगा दिया, ये होस्ट का अपना डीएनए है, ये वाला होस्ट का अपना डीएनए है, लेकिन ये जो रेड है वो किसका डीएनए है, वो डोनर का डीएनए है। तो डोनर का डीएनए भी आ गया है, उसका अपना डीएनए भी मौजूद है। इससे इस मेज़बान जानदार की कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात क्या हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। इफ़ होस्ट ऑर्गेनिज्म इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ये होस्ट जानदार कौन सा जानदार हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन हो, बैक्टीरिया हो। अगर मेज़बान जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन हो, बैक्टीरिया हो, सच एज बैक्टीरियम, द ट्रांसफर डीएनए इज मल्टीप्लाइड मैनी टाइम एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज। अब देखें, ये एक बैक्टीरिया है, मिसाल के तौर पर मेज़बान जानदार अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन हो, बैक्टीरिया हो, तो जो हमारा ट्रांसफर डीएनए है वो अपनी कापियाँ तैयार करता जाएगा। वो अपनी क्या तैयार करता जाएगा, कापियाँ तैयार करता जाएगा। ये बैक्टीरिया भी 2 में तकसीम हुआ, अगले बैक्टीरिया भी कितने में तकसीम होते गए, 2 में तकसीम होते गए, और हमारा वो जो लगाया हुआ डीएनए था वो भी क्या होता गया, वो भी तकसीम होता गया। कैसे, ये देखें, ठीक हो गया, वो भी क्या होता जा रहा है, तकसीम होता जा रहा है। लिहाजा अगर जिस जानदार के आपने खसूसियात तब्दील की हैं, अगर वो जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो आम आँख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसकी मिसाल बैक्टीरिया है। अगर वो बैक्टीरिया हो तो जैसे ही बैक्टीरिया तकसीम होगा, हमारा वो मुंतकिल शुदा डीएनए, जो हमने डीएनए उसके अंदर लगाया था, ये वाला डीएनए, वो भी क्या होता जा रहा है, वो भी नतीजतन कॉन्सिक्वेंटली तकसीम होता जा रहा है, और उसकी क्या बन जाती हैं, बहुत सारी कापियाँ बन जाती हैं। Consequently, it is possible to obtain million of the copies of the specific DNA inside the bacterial cells. तो देखिए, अभी एक बैक्टीरिया से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो ये मुमकिन है नतीजतन कॉन्सिक्वेंटली ये मुमकिन है कि आप इस तरह की लाखों कापियाँ तैयार कर सकते हो। कहाँ से, बैक्टीरिया के सेल्स से। ये मुमकिन है कि हम इस तरह की मिलियंस कापीज तैयार, लाखों कापियाँ तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद, ऑब्जेक्टिव, मकासद, क्या क्या मकसद होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। आपने तारीफ की और कहा 1970s के मिड में डेवलप हुई थी। अब इसके मकासद क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, इसके 5 मकासद हैं। द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर एज फॉलोज। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अहम मकासद मदरजा झेल है। पहला, आइसोलेशन ऑफ ए पार्टिकुलर जीन और isolation of a particular gene or part of gene for various purposes such as gene therapy। मुख्तलिफ मकासद के लिए, उर्दू में क्या कहेंगे, मुख्तलिफ मकासद के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए, मिसाल के तौर पर जीन थेरापी के लिए पूरी जीन को अलग करना या जीन के एक छोटे टुकड़े को अलग करना। मुख्तलिफ मकासद, मुख्तलिफ मकासद, मिसाल के तौर पर जीन थेरापी के लिए एक पूरी जीन को अलग करना, पूरी जीन को अलग करना, या जीन के टुकड़े को अलग करना। ये पूरी जीन को आपने अलग कर दिया और यहाँ पे जीन के टुकड़े को अलग किया, किसके लिए, वेरियस पर्पसेस के लिए, मिसाल के तौर पर जीन थेरापी के लिए। और जीन थेरापी आपने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली है, ट्रीटमेंट थ्रू द जीन, जीन के जरिए इलाज को जीन थेरापी कहते हैं। सो पहला मकसद हो गया बेटा कि आइसोलेशन ऑफ पार्टिकुलर जीन और पार्ट ऑफ जीन के, या तो आइसोलेशन का मतलब है अलग करना, अलहदा करना, ऑफ पार्टिकुलर जीन,
मखसूस जीन को अलग करना, और पार्ट ऑफ जीन या जीन के टुकड़े को अलग करना फॉर वेरियस पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए, मिसाल के तौर पर जीन थेरापी। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कवर हुआ कि आइसोलेशन ऑफ ए पार्टिकुलर जीन और पार्ट ऑफ ए जीन, आइसोलेशन ऑफ ए पार्टिकुलर जीन और पार्ट ऑफ जीन फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज जीन थेरापी। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, मखसूस किस्म के आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है, मखसूस किस्म का आरएनए बनाना हो या मखसूस किस्म की आपने क्या बनानी हो, प्रोटीन बनानी हो, मखसूस किस्म का आरएनए बनाना हो या मखसूस किस्म की प्रोटीन बनानी हो, तब भी आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। मखसूस किस्म के आरएनए और प्रोटीन की तैयारी के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 2 हो गए। तीसरी, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ड्रग्स एंड कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल। इम्प्रूवमेंट कहते हैं बेहतरी लाना, इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की पैदावार में बेहतरी लाना, ड्रग्स की पैदावार में, अद्वियात की पैदावार में बेहतरी लाना, एंड कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल, और बड़े पैमाने पर जो ऑर्गेनिक केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनकी पैदावार में क्या लाना, इम्प्रूवमेंट लाना। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का मकसद है। सो आपने क्या कहा कि एंजाइम, अद्वियात और तिजारती पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिक केमिकल की पैदावार में बेहतरी लाना, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मकसद है। इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ड्रग एंड कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल। अब हम चौथा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ द प्लांट हैविंग पार्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ द प्लांट, पौधों की वेराइटीज तैयार करना, हैविंग पार्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, जिनके अंदर हमारी मतलूबा खसूसियात मौजूद होती हैं। हम चाहते हैं कि जो पौधे हम काश्त करें उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनके फूल अच्छे हो, उनके फल अच्छे हो, उनके बीज अच्छे हो, उनकी पैदावार भी अच्छी हो। सो आपने क्या सीखा, आपने कहा प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट हैविंग पार्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पौधों की वो वेराइटीज़ तैयार करना, पौधों की वो किस्में तैयार करना जिनके अंदर हमारी मतलूबा खसूसियात मौजूद हों। आखिरी ऑब्जेक्टिव, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन हायर ऑर्गेनिज्म, तरक्की याफ्ता जानदारों में विरासती बीमारियों का इलाज करना। तरक्की याफ्ता जानदारों में, हायर कहते हैं तरक्की याफ्ता जानदारों में विरासती बीमारियों का इलाज करना, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव में या मकासद में आता है। सो ये आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।